ਹੈਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ रखे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम हिलास करंट अफेयर्स के साथ मैं हूं इब्राहिम फैज़। हर फ्राइडे की शाम 8 से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम हिलास करंट अफेयर्स के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं यूनान से, ग्रीस से। और ग्रीस में रहने वाले जितने पाकिस्तानी इंडियंस हैं उनके जितने ताज़ा तरीन हालात वाक़यात होते हैं वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज कुछ जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त एथेंस की, यूनान भर की और स्पेशली जो हरासती मराकज़ हैं जहाँ पर गैर मुल्की तारकीन वतन जो गैर कानूनी तौर पर यूनान में आते हैं उनको जब पकड़ा जाता है, हरासत में लिया जाता है, तो उनको जिन मराकज़ में रखा जाता है उन मराकज़ के हवाले से मैं बताता चलूँ कि इनकी सूरत हाल काफ़ी कशीदा है और हर मरकज़ में तकरीबन हंगामा आराई हो रही है। कोरिंथोस के मरकज़ से कल ही हमें इतला मसूल हुई कि दोबारा एक झड़प हुई है। उस झड़प में काफ़ी तारकीन वतन हैं जो वो ज़ख्मी भी हुए हैं। ज़ख्मियों को बर वक़्त वहाँ के हॉस्पिटल में पहुँचाया गया, तभी मदद है जो फराहम की गई, लेकिन हालात दिन ब दिन बिगड़ते नज़र आ रहे हैं और वहाँ से भी लगातार जो कॉल्स हमें मसूल होती हैं ये होती हैं कि हालात ख़राब होंगे, हम मज़ीद ये हरासत, ये नफसियाती टार्चर है जो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस्तियादा हरासती कैंप से वहाँ के मुकीद जो अफ़गानी, पाकिस्तानी, पठान, पंजाबी जितने भी हैं उन्होंने 2-4 दफ़ा हमें बज़रिया कॉल ये इतला दी है कि यहाँ तकरीबन एक साल पूरा हो चुका है, लोगों को 20-20 दिन ऊपर भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा। आया कि 18 माह की जो बात थी वो पक्की हो गई है कि नहीं, अभी तक इसके कानूनी जो सर्कुलर है वो किसी जगह भी नज़र नहीं आया जो नोटिफिकेशन है। लेकिन नोटिफिकेशन के बावजूद अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो 20 दिन या 25 दिन पहले नोटिफिकेशन मौजूद नहीं था, उन लोगों को छोड़ दिया जाना चाहिए था। अभी सफारतखाना पाकिस्तान से उन्होंने स्पेशल गुजारिश की है कि सफारतखाना पाकिस्तान से हमारे जो समाजी कारकुनान हैं उनसे, पाकिस्तान कम्यूनिटी से स्पेशल उन्होंने गुजारिश की है कि कोई बंदा यहाँ पर चक्कर लगाए, कम अज़ कम हमारी हौसला अफजाई करे, हमें जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे आगाह करे ताकि यहाँ माहौल है जो वो ठीक रह सके। बसूरत दीगर झड़पों का भी अंदेशा है, हम आग लगाएंगे, हम हालात ख़राब करेंगे, ये ख्यालात थे। और इस्तियादा कैंप से इस हवाले से हमें सफारतखाना पाकिस्तान को कायम मकाम सफ़ीर जनाब शफ़क़तुल्लाह खान साहब को इतला कर दी है। उन्होंने इस पे नोटिस लेने का भी कहा है कि बहुत जल्द हम इस पर देखेंगे और इस्तियादा पहुँचेंगे और वहाँ अपने लोगों के साथ बातचीत भी होगी और उनको जो तफसील है, मौजूदा सूरत हाल है, कवानीन की, यूएनओ की तरफ से जो उन पे लागव शिके हैं उनसे हम आगाही देंगे। इसके अलावा सफारतखाना पाकिस्तान एथेंस में एटीएम मशीन है जो उसने लोगों के पैसे खाने शुरू कर दिए हैं। ये पिछले 2-3 दिन से लगातार हमें शिकायत आ रही थी, तो इस हवाले से भी मेरी बात हुई है कायम मकाम सफ़ीर जनाब शफ़क़तुल्लाह खान साहब से। तो उन्होंने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया है कि लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो वो अनएजुकेटेड है, उन लोगों को पता नहीं होता कि किस तरीके से फ़ीस जमा करवानी है। हालांकि हम पर्चियों पर भी लिख कर देते हैं कि आपने इस अकाउंट नंबर में फ़ीस जमा करवानी है। ये जो सूरत हाल है एक नौजवान के साथ पेश आई है, उन्होंने बताया उसने आईडी के अकाउंट के बजाय पासपोर्ट के अकाउंट में पैसे डाल दिए थे और उसके बाद दूसरे दिन जाके दोबारा ओरिजिनल अकाउंट में रकम दोबारा डाली और हमसे रिफंड करने की कोशिश की और बड़ी बदतमीजी के साथ, अपना लहजा भी उसने इस्तेमाल किया और बदतमीजी के साथ और गुंडागर्दी के साथ हमसे वो रिफ़ंड करने की डिमांड की। हालांकि रिफ़ंड कभी भी इस किस्म के पैसे नहीं होते जब आप किसी अकाउंट में डाल देते हैं। उसकी एक ही सूरत होती है, अगर आप गलत अकाउंट में रकम डाल देते हैं, शनाख्ती कार्ड की रकम पासपोर्ट के अकाउंट में डाल देते हैं, तो हम एक पर्ची देते हैं, आप जाके वो अकाउंट नंबर चेंज करवा सकते हैं बैंक से।
लेकिन गुंडागर्दी से या गलत तरीका या गलत लहजा इस्तेमाल करके या बदतमीजी के साथ तो कोई भी काम नहीं होता। इसलिए आपका हक बनता है कि आप जिस वक्त इस किस्म की गलती कर बैठते हैं तो सफारत खाना को दरख्वास्त किया करें कि हमसे ये गलती सरजद हो गई है या ये मिस्टेक हो गई है, तो इसको हम भी आपके मावन हूँ ताकि उसको सुलझाया जाए। बसूरत दीगर हालात हमेशा ख़राब होते हैं, रिफंड का सिलसिला नहीं होता। ये जो साहिब थे इन्होंने जिस वक्त बदमाशी की उसके बाद भी हमारी तरफ से यही जवाब था कि अभी आप कोई और तरीका अपनाएं, अगर आपने अपना पासपोर्ट जमा करवाना है या दूसरे वक्त में करना हुआ तो हम उस फीस को वहाँ पर ऐड कर लेंगे, लेकिन बदतमीजी ना किया करें। ये था सफारत खाना की तरफ से। और जो मशीन की सूरत हाल है, मशीन के हवाले से ये भी बताया गया कि लोगों को पैसे जमा करवाने नहीं आते या पैसे डालने नहीं आते, तो कुछ लोग वहाँ पर वो जाली तरीके से 2-2 यूरो 5-5 यूरो उन लोगों से ब्लैक में लेकर वो फंड्स हैं जो वो वहाँ पर उनके अकाउंट में डालते हैं। इस हवाले से भी उनसे बात हो गई है, तो इस पर भी जल्द ही नोटिस लिया जाएगा और इंशाल्लाह कल से ही नोटिस लिया जाएगा और बड़ा सख्त किस्म का नोटिस होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह पहले फॉर्म जमा करने वालों के लिए नोटिस लिया गया था। अलामा शहबाज अहमद सदीकी साहब की तरफ से एक ऐलान है। मस्जिद सफीना पंजतन पाक पेरिस्तेरी में इतवार के रोज़ दिन 1 बजे एक अजीम शान मिलाद की महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। बराए खवातीन होगी ये महफिल, तो जितनी भी खवातीन, जितनी औरतें, बच्चे हैं वो इस महफिल में शरीक होकर सवाब भी हासिल करें और महफिल को भी 4 चांद लगाएं। अभी आते हैं ये जो मेहमान सेंटर हैं हरासती मराकज़ को इस यहाँ की गवर्नमेंट ने भी क्लियर कर दिया था कि ये हरासती मराकज़ होंगे, इसमें ये होगा। उस वक्त जिस वक्त ये हरासती मराकज़ बनाए गए तो हमारी काफ़ी यहाँ की जो समाजी शख्सियात हैं उन्होंने बड़े बुलंदो बाला दावे और वादे किए कि हमने दौरे किए हैं इन सेंटर्स के, ये हर लिहाज से इंसानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी हैं और वाकई ये मेहमान सेंटर होंगे और इसमें तारकीन वतन के साथ मेहमानों जैसा सलूक किया जाएगा, जिसमें हाजी मोहम्मद अफजल साहब थे, सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब थे और दूसरे कुछ समाजी शख्सियात थे जिन्होंने उस वक़्त मुकम्मल सर्टिफिकेट जारी किए इन सेंटर्स के। तो इन शख्सियात के साथ हमारी बात होगी इंशाल्लाह। हमारी जो इतवार का प्रोग्राम होगा कोशिश करूँगा मैं खुद करूँगा और सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब भी इसके गेस्ट भी होंगे और दूसरे समाजी कारकुनान भी गेस्ट होंगे कि इस वक्त जो हंगामा आराइयाँ हो रही हैं, जो हालात बिगड़ गए हैं और बहुत ज़्यादा तारकीन वतन जो मुख्तलिफ किस्म की पुरतशद्दद कार्रवाइयों का शिकार हो रहे हैं, पुलिस की गुंडागर्दी है, उसके अलावा बहुत से मामला जो उलझे पड़े हैं, ख़राब हो रहे हैं दिन ब दिन। आया कि मेहमानों के साथ ऐसा होता है और कौन से मुल्क में ऐसा होता है, तो उस हवाले से हम अपने जो समाजी कारकुनान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ बात आज भी हम करेंगे हल्की फुल्की, लेकिन आज का टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है। मनीदी कैंप के हवाले से कायम मकाम सफीर जनाब शफकतुल्लाह खान साहब ने कल दौरा किया मनीदी कैंप का और उन्होंने पुलिस चीफ के साथ जो उनकी डिस्कस हुई उस पर रोशनी डालते हुए बताया कि पुलिस चीफ ने हमें बताया कि 18 माह की जो कैद है वो उसके आर्डर जारी हो चुके हैं, लेकिन सफीर साहब ने बताया कि अभी मैंने उस पर इत्मीनान का इजहार नहीं किया। मैं दूसरे इदारों के साथ भी मिलूंगा, यूएनओ के ऑफिस से भी रब्ता करूंगा और देखेंगे कि इसके पीछे कितनी हकायक है और लोगों को अगर इस वक्त मुख्तलिफ सहूलियात नहीं मिल रही, खाने का उनका वहाँ पर निज़ाम अच्छा नहीं है, उनकी रिहाइश का निज़ाम अच्छा नहीं है, उनको इलेक्ट्रिसिटी पानी वगैरह ठीक तरीके से नहीं मिल रहा और मुख्तलिफ तरीके से उन पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो इस हवाले से हम जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे और दूसरे भी मज़ीद मामलात हैं जो उस हवाले से वहाँ पर लोगों के साथ भी डिस्कस हुई सफीर मोहतरम की और पुलिस चीफ के साथ भी। इस हवाले से जितनी भी इतलात होंगी वो इंशाल्लाह हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, चाहे वो सफारत खाना से हों, चाहे हरासती मराकज़ से होंगे। और पाकिस्तान कम्यूनिटी का क्या किरदार है, सुप्रीम लीडर जनाब जावेद असलम आरई साहब इस हवाले से क्या कहते हैं, इस हवाले से भी हम उनसे जानेंगे। आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं पाकिस्तान कम्यूनिटी इत्तेहाद के सुप्रीम लीडर जनाब जावेद असलम आरई साहब। थोड़ी देर के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब चौधरी एजाज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उस हवाले से भी इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरा जो मसला है, इस वक्त एक मसला बन गया था 14 अगस्त के प्रोग्राम में। 14 अगस्त के जो मरकजी प्रोग्राम था प्लातिया कोमोदोरो में, जो पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद ने ऑर्गेनाइज किया, जनाब जावेद असलम आरई साहब ने ऑर्गेनाइज किया और
उसमें जो इनका खिताब था, जो स्पीच की गई, उसमें उस पे एलिगेशन लग रहा है कि बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना स्पीच थी। उसमें हुकूमत पाकिस्तान, सफारतखाना पाकिस्तान पर लगाए गए जो एलिगेशन हैं उनकी माजरत करें जावेद साहब, और अगर माजरत नहीं करते तो ये इनका एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है और बहुत बड़ी एक दुश्मनी का अमल है हुकूमत पाकिस्तान और सफारतखाना पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सफारतखाना पाकिस्तान कायम मकाम सफ़ीर जनाब शफ़क़तुल्लाह खान साहब से जो तफसीली मेरी गुफ्तगू हुई वो भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। लेकिन अभी पहले जावेद साहब से मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि हरासती मराकज़ के हवाले से इनके क्या ख्यालात हैं और पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद कुछ करने वाली है कि नहीं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। बेहद शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ज़्यादा दिलचस्पी इसी बात से है कि वो जो दुख और कर्ब में तड़प रहे हैं लोग, ठीक, मैं ये समझता हूँ कि सफारतखाना ना उनके लिए कुछ कर सकता है ना ही कुछ करेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ इस बात में दिलचस्पी लेते हैं कि इन लोगों की दिलशिकनी करने के बाद इनको इनके वतन, क्योंकि बेशुमार फोन मुझे रोजाना आते हैं ठीक, कि जिसमें लोग कहते हैं कि आप यहाँ चने बेचेंगे या सड़ेंगे गलेंगे तो आप ऐसा करें अपने वतन वापस चले जाएं। हालांकि किसी भी हुकूमत का ये काम है कि उनकी दिलजोई करे। अब मैनीदी जो कैंप है उसमें 50 से ज्यादा लोग अगर शफकतुल्लाह साहब उधर गए हैं तो क्या किसी एक ऐसे फर्द से मिले हैं जिसकी टांगें टूटी हैं और वो चलने से कासिर है? क्या किसी ऐसे फर्द से मिले हैं? पुलिस से मिलना, हुकूमतों से मिलना बेशक मुनासिब और जायज है, लेकिन उसकी तकमील मैं समझता हूं उस वक्त होगी जब उस कर्बे बला में वो तड़पता हुआ जो फर्द है, 50 ऐसे अफराद हैं जिनको जो है वो तड़प रहे हैं उस मारपीट से जो उन पे जुल्म तशद्दुद किया गया। मुझे इतलात मिली है कि एक खास फर्द को जो शायद फाशिस्ट है, जब से ये मैनीदी कैंप में जिसको एक कहते हैं कि एक्सेजर्सी, वो एक इनकलाब और एक फट पड़ना उनका, वो एक फितरी सा अमल है। मेरे कई भाइयों ने अगर ये कहा कि वो मेहमान खाने हैं तो मेरे भाई वो मेहमान खाने नहीं, वो जहन्नम का एक टुकड़ा है। वो मेरे उन भाइयों से पूछें जो उसमें रह रहे हैं, जिनको इस बात से यानी कि मारा जाता है, पीटा जाता है कि आप अपना हक क्यों मांगते हैं, आप बात क्यों करते हैं। तो मैं तो उनको भी कहूंगा और अपने आप को भी इस बात पे बरकरार रखूंगा कि हक मांगना छोड़ना नहीं, चाहे आपके सामने कितना जाबर हुक्मरान है या कितना जाबर पुलिस ऑफिसर है। मैं वैसे इनको शाबाश कहूंगा, ठीक, पुलिस को, इदारों को, कि जब भी हम कभी बहुत कुव्वत से इनसे हक मांगते हैं तो वो फौरन शर्मिंदगी से हक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जब कभी अपने सफारतखाने से बात हक की जाए तो वो समझते हैं 279 तब ब्लैक लिस्ट किए थे और लोगों को धमका के ब्लैक लिस्ट करके या उनको इखलाकी तौर पे पाकिस्तान कम्युनिटी या पाकिस्तान हुकूमत, मैं समझता हूं जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ जो इस वक्त वजीर आजम है पाकिस्तान के, अवाम ने उनको अपनी मोहब्बत से चुना और उनको एक रास्ता दिया कि हमें ये मसाइल हैं, ये मसाइल हल करने हैं। तो 17 करोड़ अवाम, 17 करोड़ अफराद उनसे ये तकाजा करने के हक बजानब है। 20 करोड़ हो गए, 20 करोड़ हो गए हैं। मैं कहता हूं चलो 17 करोड़ का पूरा कर ले, 3 करोड़ का वैसे पूरा हो जाएगा। अच्छा, तो गुजारिश ये है कि मैं अक्सर बेशतर अपने भाइयों से जब बात करता हूं ना, तो मैं कहता हूं यार अपने सफारतखाने के खिलाफ बात ना करना, क्योंकि इनको अभी तक जमहूरियत का ना पता है, ना उसको जानना चाहते हैं, ना सीखना चाहते हैं। ठीक, ये तुम्हें ब्लैक लिस्ट करेंगे, क्योंकि हक मांगना, भाई मेरे मुल्क के जितने अवाम हैं, जितने वज़ारा हैं, मैं समझता हूं डेमोक्रेसी का सबसे बुनियादी मामला ये है। सफारतखाना से हक मांगने की बात हम बाद में डेमोक्रेसी का सबसे बुनियादी, मैं इसको क्लोज करता हूं, डेमोक्रेसी का सबसे बुनियादी असूल ये है कि गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड टू द पीपल्स। ये गवर्नमेंट बंदों के लिए और बंदों के वास्ते। अगर हमने ये नहीं करना, अच्छा ये टॉपिक से ज्यादा जरूरी वो उन दुख और दर्द में तड़पते हुए बंदों के लिए, उनके लिए हमने जनाब इंशाअल्लाह बफज़ल ताला एक बहुत बड़ा पैकेज तैयार कर रखा है। जो मेरे भाई उधर जाके उनकी दिल शिकनी करते हैं, ठीक, सफारतकारों के साथ साथ बहुत सारे और भी, मैं उनको कहता हूं कि आप दिल शिकनी करने वाली दिल बात शिकनी के जुमरे में कौन कौन सी चीजें आती हैं? दिल शिकनी के जुमरे में ये आती है कि उनको कहते हैं कि आपने यहां ही गलना और सड़ना है, पुलिस आप यहां नहीं जी, हमारे अपने वही पुलिस के पैगामात उनको, पुलिस के पैगामात जो पुलिस चाहती। इस वक्त असल में हुकूमत वक्त
जो इस फैसले को लेके चल रही है और जिसकी वजह से हरासती मराकज वो बहुत तकलीफ के मराकज, जहां ना इज्जत है ना आबरू है, मेहमान नवाजी तो वो बड़ी दूर की बात है, उसमें किसी भी किस्म का, आप वो मुझे बता रहे थे, जैसे मैं आप बता रहा था कि एक बहुत फासिस्ट है तो उसको वो बॉडी बिल्डर टाइप बंदा, उसकी मुसलसल शिकायत आ रही हैं, तो इंशाल्लाह हम उस पर बड़ा जल्दी नोटिस लेने वाले हैं। वो कमरों में आता है, सबको बड़ा ऐसे बुरी बुरी गंदी गालियां निकालता है और मारता है, पीटता है पुलिस वाला। तो चूंकि ना उसका किसी ने रोकना है ना किसी में ये मनसूबाबंदी है, जो पुलिस के लिए अगर कोई उनका मैसेज उन तक कन्वे करने की जिम्मेदारी उठा चुका है उसने वो करना है। बहरहाल मैं तवक्को करता हूं अच्छे की। अपनी बात करता हूं कि हम इस मंगल को एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और तमाम कम्युनिटीज को उसमें शामिल करेंगे। 14 सितंबर को इंशाल्लाह हम एक बहुत बड़ा जुलूस निकालेंगे और मैं इस बात के पर पुरयकीन हूं कि हम अगर हुकूमत वक्त चाहे भी और उसके बहुत सारे कारिंदे भी ये चाहें, सफारत खाने भी मिल के ये चाहें कि 18 माह का कानून जारी रहे, तो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि अपने तड़पते भाइयों के साथ यकजहती के लिए, उनकी दिलजोई के लिए हम इतना बड़ा प्रोग्राम चलाएंगे कि वो 18 माह किसी सूरत में बरकरार ना रख सकेंगे और ना हम किसी को इस तरह नहीं रहने देंगे, क्योंकि वो ना मुजरिम है, ना उन्होंने कत्ल किया है, ना वो डकैत है, वो सिंपल इस जुर्म में मुब्तला है कि उनके मुल्कों में उनको तहफ़्फ़ुज़ ना था। अज़ालिम के तलबगार लोग हैं वो, तो वो इस तरह पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से हो गई है। नहीं, तमाम जितनी भी एंटी फाशिस्ट तंजीमें हैं हम सबको मिला के तो हम इंशाल्लाह बफज़ल ताला उनके हक की आवाज को बुलंद करेंगे और कम से कम मैं समझता हूं इसमें जो 1 साल से जायद बंदे हैं यकीनन मैं देख रहा हूं, अल्लाह ने चाहा तो वो फ्री होंगे, आजाद होंगे इंशाल्लाह। चलें, हमारी भी दुआ है कि तकलीफ में मुब्तला जितने भी लोग हैं वो जल्द से जल्द रिहा हों, आज़ादी की सांस लें, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि पूरी दुनिया में इसी किस्म के हरासती मराकज़ होते हैं, हालांकि दुनिया के काफ़ी ममालिक में खुद गुमा हूँ और बहसीयत अज़ाइलम भी, और इस किस्म के मराकज़ किसी जगह दुनिया के किसी कोने में मैंने नहीं देखे, या हालांकि रोमानिया, उसके अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी के जाके मराकज़ आप देख लें तो उनका इनके साथ किसी जगह भी तल्लक नहीं, और इस किस्म की कैद है जो वो किसी जगह पर भी मौजूद नहीं। तो है, इस पे लगातार बातचीत होती रहेगी। आज का जो मौजू था वो था 14 अगस्त की जो आपकी स्पीच थी, उस हवाले से आपको एक दफ़ा दोबारा गर्दानना शुरू कर दिया है सारी कम्युनिटी ने। सारी कम्युनिटी मराद वो समाजी शख्सियात जिनके बयानात लगातार मुख्तलिफ मीडिया नेटवर्क पर आ रहे हैं, कुछ मखसूस अफराद कह लें या लीड करने वाले अफराद हैं जो वो कह लें, जिनमें चौधरी शबीर दामा साहब की तरफ से बयान लगा, सैयद मोहम्मद जमील शाह साहब की तरफ से बयान लगा, हाजी मोहम्मद अफजल साहब की तरफ से एक साइलेंस सा बयान लगा अभी, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ने बहुत बड़ा एतराज़ उठाया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एतराज़ उठाया। इसके अलावा दूसरे जो इदारे हैं या पॉलिटिकल जितने भी तंजीमें हैं यहाँ पर, वो सब पॉलिटिक्स तंजीमें, वो सारी एहतजाज बरपाएं और उनके जहन में ये बात उनको बहुत नागवार गुजरी है कि आपने जो सफारतखाना के लिए ज़बान इस्तेमाल की है, जो अल्फाज आपने जनाब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, सदर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल किए, आपका क्या कहना है कि आप उस पर डटे हुए हैं या कोई क्या ऐसा है कि पहली बात तो ये है कि अरसा 10 साल से यहाँ बड़ी ताकतों ने, हमारे राशिद सलीम खान साहब थे एक बहुत बड़े सफीर पाकिस्तान थे, तो उन्होंने पाकिस्तान कम्युनिटी से दुश्मनी का आगाज किया और उन्होंने एक रास्ता दिया पाकिस्तान कम्युनिटी से या जावेद असलम बरादरी से, पूरी पाकिस्तानी बरादरी से। जावेद असलम अराई पाकिस्तान कम्युनिटी का एक मुंतखब ऐसा नुमाइंदा है, मैं वो बताता चलूं इसकी डेफिनेशन। ठीक, अब जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक वजीर आजम है, तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम जर्नल्स, तमाम जितनी भी आला तरीन अदना वाला वो मुलाजमीन हैं वो तमाम उनके मातहत हैं। उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला सिर्फ ये है कि बंदों की राय से मुंतखब होके आने वाले जो हैं वो लीड करेंगे, वो क़यादत करेंगे। जबकि सफारतखाने पाकिस्तान ने कभी खुली दुश्मनी करते हैं
اور کبھی نیچے سے کرتے ہیں, کبھی جیسے ان کا دل کرتا ہے. اچھا, ایک آپ نے تو میں ڈیفینیشن یہ جیوید صاحب سمجھتا آپ نے ہوں- ڈیفینیشن ڈیموکریسی کی بتائی, میں ڈیفینیشن چاہوں گا تھوڑی سی پاکستان کمیونٹی کی, جی جی کہ پاکستان کمیونٹی کے زمرہ میں کون سی باتیں آتی ہیں, آیا کہ وہ سیاسی جماعت میں کا رول ادا یہ کر بات اگر مکمل کر لوں تو میں سمجھتا ہوں ادھوری نہ رہ جائے. تو جب پاکستان میں بسنے والے لوگ کسی فرد کو اپنے پیار سے, اپنے ووٹ سے نوازتے ہیں تو وہ اس ملک کا وزیر اعظم اور صدر ہوتا ہے. اور صدر اور وزیر اعظم ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ ان سے مطالبات کیے جائیں, ٹھیک. ان کو اپنے مسائل بتائے جائیں. ٹھیک. تو میں نے اپنے ان کو لگاتار کرٹیسائز کیا جائے. کسی نہیں, کسی کرٹیسائز تو میں نے کیا ہی نہیں. ٹھیک میں نے تو صرف اور صرف اپنے وزیر اعظم, کسی دوسرے کے نہیں, ٹھیک. اپنے وزیر اعظم جس کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بہت زیادہ آش اور امید ہے, توقعات ہیں. لیکن جاوید جو صاحب تازی اپنے تازی ہی حکومت- وزیر اعظم کو آپ نے کریٹیسائز کیا, اپنے ہی سفارت خانہ کو آپ نے کریٹیسائز کیا. یہاں بالکل امریکہ کی, اسرائیل کی یا دوسرے ممالک کی بات نہیں ہو رہی. ابھی ڈیموکریسی کی آپ نے ڈیفینیشن کی, لیکن پاکستان وہ آپ بتا رہے تھے کہ شفقت اللہ صاحب نے کہا ہے کہ تمام ایسے افراد کو وارننگ کر دی گئی ہے کہ کسی صورت بھی اکنامک جو ہے وہ نہ معاونت کریں. تو یہ ایسا ہے اچھا, جیسے میں اس پہ ابھی آپ نے یہ بات کی, میں چاہتا تھا کہ اس وقت غیر ممالک سے ہم تعلق رکھتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سفارت خانہ پاکستان اس بات کا پابند ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ یہاں یونان میں پوری دنیا سے منفرد کمیونٹی ہے جس میں ہر 3 سال بعد ان کی قیادت کا چناؤ کیا جاتا ہے. تو سفارت خانہ پاکستان جو ہے وہ قیادت نہیں, اچھا وہ اپنا والا ملازمین ہے. تو برائے مہربانی, یہ میرے ملک کی ویسے بڑی بد نصیبی رہی ہے کہ کوئی بھی فرد جب وہ کسی ایسی ڈیوٹی پہ چلا جائے جس پہ پاس و اختیار ہو, جیسے راشد سلیم خان نے ایسے کہا کہ اچھا جو بولے گا اس کو بلیک لسٹ کروں گا, جو بولے گا اس کو ریڈ وارنٹ نکالوں گا. تو میرے بھائی یہ مطالبات میں پاکستان کمیونٹی کا چیئرمین ہوں, پاکستان کمیونٹی کے حوالے سے 10 لاکھ مجھ سے مطالبات کیجئے, 10,000 مجھ سے باتیں کیجئے, لیکن وہ اس کا ایک معاملہ ہے کہ اگر اس میں بیت المال میں نظام میں کوئی ایسا معاملہ ہے تو آپ اس کو جانتے ہوئے وہ بات کریں. جب ابراہیم, یہ حقیقت ہے کہ میں نے پچھلے 3 سال میں اتنا لمبا صبر کیا ہے, اتنا لمبا میں نے خاموشی اختیار کی ہے. میں نے کہا انشاءاللہ کوئی نہ کوئی یار اتنا سمجھدار اور سمجھداری والا آئے گا. آپ کی جو خاموشی تھی ایسے پتہ چاہ رہا تھا آپ سوئے ہوئے ہیں 3 سال. ایسا ہی ہے, یقین کریں کہ میں نے اتنا لمبا صبر کیا. میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہنا. ذاتی معاملات تھے جو آپ نے صبر کیا یا آپ بالکل پردہ پہ چلے گئے؟ اصل میں صرف یہ چاہتا تھا کہ یار کوئی نہ کوئی تو ایسا آئے گا جو سمجھے گا کہ میں ملازم ہوں ان لوگوں کی خدمت کرنے کا. میں نے ان کے حق اور حقوق کی بات کرنی ہے, ان کی بات سننی ہے, نہ کہ یہ اب روزانہ لوگ آتے ہیں جو بڑے بڑے اچھے واضح الزامات لگاتے ہیں کرپشن کے, پیسے لینے دینے کے, نیچے وہ بڑا کھجل خوار ہوتے ہیں 15-15 20-20 دن. تو میں کہتا ہوں یار اچھے طریقے سے واضح. اب آپ جو پہلے کہہ رہے تھے نا اس نے بڑی گنڈا گردی کی, اس بیچارے کی تو گنڈا گردی سامنے آ گئی کیونکہ ایک صاحب اقتدار نے یہ بات کی. وہ مظلوم تھا, پسا ہوا تھا, کسی نے اس کو ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا ہوگا. یہ کون بتائے گا؟ میں بتاؤں گا, یہ میری ذمہ داری ہے. ابراہیم وہ جو میں نے سپیچ کی تھی وہ سپیچ میں صرف اور صرف, بے شک اس میں لہجہ تیز تھا, لیکن لہجے کے پیچھے ان تڑپتے اور سستے ہوئے لوگوں کی وہ آہو بکا تھی. ورنہ مجھے کیا ہے ان سے تعلق, یا مجھے صرف ایک قدم بڑھایا کہ محمد علی صاحب نے سفارتخانہ پاکستان سے مجھے درخواست کی بڑی مدت بعد, 4-5 سال بعد, کہ جناب فلاں فرد ہے, اس کی لاش ہے, تو وہ مل نہیں رہے اس کے لواحقین. میں نے 1 ہفتہ لگا کے تگ و دو کر کے وہ لاش ٹوڑی, اس کو پہنچائی, ڈھونڈی. اس کے بعد میں نے 1000 قدم سفارتخانہ پاکستان کی دعوت نہ ہونے کے باوجود میں ادھر گیا. اور کیا منتخب قیادت کا حق نہ تھا کہ سفارتخانہ پاکستان اس کو ویلکم کرتا, اس کو ادھر اسٹیج پہ بٹھاتا؟ ابراہیم یہی بات بڑی کھلی دشمنی ہے کہ آپ جو ہے وہ پاکستان ایک تو پہلی بات ہے بڑی کو تسلیم ہی نہ کریں. نہیں, اس دفعہ بڑا کھلا سا ایک سسپینس ڈال دیا گیا کہ ملک عبد المجید صاحب الیکٹ ہوئے صدر, قیادت آپ ہیں.
اس پہ لیکن وہ سفارتخانہ پاکستان کے کیا خیالات ہیں, سفارتخانہ پاکستان کیا کہتا ہے, یہ ہم بات کرنے والے ہیں. لیکن ایک کمرشل بریک کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب چودھری اعجاز احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. جوائن اس, اے شارٹ بریک پلیز. ਹੈਲੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ. ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ. ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ. ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا پاکستان کمیونٹی اتحاد کے سپریم لیڈر جناب جاوید اسلم آرائی صاحب کے ساتھ. ابھی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یونان کے صدر جناب چودھری اعجاز احمد صاحب. ان کو خوش آمدید کہیں گے, ویلکم چوئی صاحب. اچھا, انفرادیت کی بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کمیونٹی یونان ہے جو وہ منفرد ہے دوسرے ممالک کی نسبت. منفرد تو ہوگی کیونکہ ان کو جتنی مشکلات ہیں دنیا کے کسی ملک میں بھی اتنی منفرد مسائلیں نہیں ہیں. مسائل ہیں بہت زیادہ, جس کی وجہ سے ظاہر بات ہے جس وقت مسائل ہوں گے اسی وقت ایکشن بھی ہوگا. ابھی ایکشن کے حوالے سے بات آ گئی تو ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز, کہ ہمیشہ عمل ہے جو وہ الفاظ کی نسبت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. یہ الفاظ تھے جناب قائم مقام سفیر پاکستان جناب شفقت اللہ خان صاحب کے. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمارے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ 14 اگست کی سپیچ پہ جو پاکستان کمیونٹی کو یعنی کہ پاکستانی عوام کو جو ورگلانے کی کوشش کی گئی ہے اور حکومت پاکستان اور سفارتخانہ پاکستان کے اگینسٹ ان کے خلاف کرنے کی ایک سازش کی گئی ہے, اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں, اس کی مکمل مذمت کرتے ہیں اور ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناحل نے پاکستانی کمیونٹی یا پاکستانی برادری پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات میں گری ہے, الجھی ہوئی ہے, تو ان کے مسائل بڑھانے کی خدارہ کوشش نہ کریں. اگر ہوش ناحل نہ لیے گئے تو اس صورت میں ایکشن لیا جائے گا, اس صورت میں پہلے جیسی فضا قائم کرنے کا بالکل موقع نہیں دیا جائے گا. ہماری کوشش یہی ہے کہ کچھ لوگوں اور سفارتخانہ کے درمیان دوبارہ وہ ٹکراؤ نہ ہو, وہ دوبارہ معاملات نہ بنے. اگر کچھ لوگ اس قسم کی فضا قائم کرنے کی کوشش کریں گے جس سے پاکستانی عوام کو نقصان پہنچے گا تو ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. اور وہ یہ جان لیں, اشارہ تو آپ کی طرف ہی, کہ اگر ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل ازائلم ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ان کے تعلق نہیں ہے, کچھ اس قسم کے معاملات ہیں, تو وہ یہ ذہن نشین کر لیں کہ ابھی حالات بدل چکے ہیں, وقت پہلے جیسا نہیں رہ گیا. ابھی گورنمنٹ اور امبیسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کی جائے. امبیسی ہے جو حکومت پاکستان کا ادارہ ہے اور ایک افیشل ادارہ ہے, اس کا نہ ہی تو مقابلہ کوئی دوسری تنظیم کمیونٹی وغیرہ وغیرہ کوئی کر سکتی ہے, یا ایک شخصیت اگر اس کے اگینسٹ آتی ہے تو وہ زیادتی ہوتی ہے کہ امبیسی اپنے معاملات سے یا کمیونٹی کی خدمت کے معاملات سے ہٹ کر ایک بندے کی طرف توجہ دینا شروع کر دے. یہ تھے خیالات جناب قائم مقام سفیر پاکستان شفقت اللہ خان صاحب کے, اور انہوں نے بڑی سختی کے ساتھ یہ بات بھی کہی ہے کہ اگر اس قسم کے معاملات والے لوگوں کا ساتھ دینے میں فائنینشلی طور پر یا مورلی طور پر سپورٹ کرنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بھی امبیسی کی طرف سے سفارتخانہ کی طرف سے کی جانی والی سختی کے دائرے میں آ سکتے ہیں. اور کسی صورت میں سو کالڈ خود ساختہ جو لیڈرز ہیں یا صدور بنے بیٹھے ہیں وہ اس قسم کا معاملہ نہ کریں. اس وقت برادری کو اور بہت سے مسائل لاحق ہیں, تو ہم نہیں چاہتے کہ دوبارہ تاریخ دہرائی جائے یا دوبارہ اس قسم کی احمقانہ حرکات کا ہم جواب دیں یا سفارتخانہ پاکستان اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ کرے. یہ تھی باتیں قائم مقام سفیر جناب شفقت اللہ خان صاحب کی. ابھی یہ کس حوالے سے باتیں ہوئیں یہ آپ کو ہم نے بریک سے پہلے بھی بتایا, دوبارہ بتاتا چلو. 14 اگست کے پروگرام میں جاوید اسلم آرائی صاحب کی جو سپیچ تھی جس کو حکومت
के खिलाफ, सफारतखाना पाकिस्तान के खिलाफ किस हद तक इन्होंने की और किस हद तक उसको मजीद बढ़ाव दिया गया, उस हवाले से हम बातचीत कर रहे थे। क्योंकि इनकी स्पीच में उस वक़्त रुख इनकी स्पीच का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ भी था। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनान के सदर जनाब चौधरी इजाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि इनका नुक्ता नज़र क्या है और ये क्या कहना चाहते हैं उस हवाले से। और क्योंकि इन्होंने भी एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया था, यूथ विंग मुस्लिम लीग नून है जो उसने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। मैं चाहूँगा कि जरूर बड़ी मादरत से ये जो अहकामात अपनी बादशाहत से जनाब शफकतुल्लाह साहब ने दिए हैं, मैं चाहता था कि चौधरी साहब भी अपनी बात कर लें और उसके बाद आप जवाब दें। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन ये बेहद जरूरी ऐसा है। इसका सिलसिला राशिद सलीम खान साहब ने शुरू किया था। ठीक, तो गुजारिश ये है कि मैंने अपनी हुकूमत से जो मेरे बंदों की शिकायत हैं, मुतालबात हैं, वो करने हैं। छुपी दुश्मनी पिछले 10 साल से कर रहे हैं, यानी कि इससे बड़ी दुश्मनी और कोई नहीं हो सकती कि मुंतखब जो नुमाइंदगान हैं उनसे कोई रब्ता ना रखा जाए। मैं एक्शन करें तो मेरा तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। सफारतखाना पाकिस्तान ने अगर एक फर्द 1000 में से एक फर्द की मदद की हो किसी गली कूचे में, मेरा यही तो प्रॉब्लम है कि मैं चाहता हूं कि आप एक्शन करें, आप वर्क करें, तड़पते हुए लोगों के पास जाएं। खरीसी अफगी ने या मुख्तलिफ मुतअस्सब जमातों ने टांगें तोड़ दी, बहते हुए खून से आंखें बंद हो गई लोगों की, लेकिन एक फर्द के पीछे गए। खुदा की कसम, ये अगर 11 बजे ऑफिस में आएंगे, 2 बजे वापस जाएंगे, तो 2 घंटे में या 3 घंटे में वो काम ये होने वाला नहीं। बिल्कुल। तो वो जितने दिल करता है काम करें, हमने तो वो करना है जो बंदों की आहो बका है वो पहुंचानी है। अच्छे तरीके से सुन लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी, अच्छे से ना सुनेंगे तो उनके दर्द की फजा वो शायद शामिल होगी साथ। अच्छा, हर बंदा तो ये सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर आपको कह रहा है जी, ठीक है जी। सफारत खाना ने भी यही टाइटल आपको दिया, बड़ी मेहरबानी उनकी। चलो किसी ना किसी सूरत तो अच्छा जब साहब ये टाइटल मुझे इसलिए दिया होगा, उन्होंने कहा होगा कि जनाब आप इस टाइटल के साथ हमने लड़ना है, तो भाई मुझसे ना लड़े बराए मेहरबानी। यहाँ की आवाम की खिदमत गुजारी के लिए आपको मुलाजमीन के तौर पे भेजा गया। अच्छा जब आप जो टैक्सेस जो उनके खून पसीने से कमाई होती है उससे आप टैक्सेस लेते हैं। अच्छा। मैंने उनकी बात आप तक पहुंचानी है, आपने सुननी है। आपने ये कसम खाई है कि आपने पाकिस्तान कम्युनिटी से कोई तल्लक और वास्ता नहीं रखना, लेकिन पाकिस्तान कम्युनिटी की ये उन्होंने बात बड़े वजाहत के साथ की है कि पाकिस्तान कम्युनिटी या पाकिस्तानी बरादरी है जो, उससे इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ हर उस बंदे से है जो बिला जवाज बिला किसी बात के इल्जाम। यही वो बात है जो मैं चाहता हूं कि समझी जाए। पाकिस्तान में जब इलेक्शन होते हैं, जितनी भी सियासी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ होती हैं, तो जो बंदा इलेक्ट होता है सबका वो सुप्रीम लीडर होता है, सबका वो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो कर्नल हो। अच्छा, सुप्रीम लीडर का मतलब तो सदूर बनाना प्रेसिडेंट नहीं, मेरी पार्टी है, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं। अच्छा, लोगों ने मुझे वोट दिए हैं, मुझ पर ट्रस्ट किया है। मैं दिन रात उनकी वो तड़पते हुए खून में लथपथ लोगों के पास क्यों नहीं सामने आए जिस वक्त ये? मैं ही हूँ इब्राहिम, मैं ही हूँ। अच्छा, मैं ही हूँ, मैं क्यों नहीं आया? बस जो टीम है, वो जो टीम है आपका, जो वो फॉर्मेट बना हुआ है मुकम्मल कम्युनिटी का, जो कुछ लोगों की एक लिस्ट होती है, उसमें भी आपने अपना नाम कहीं नहीं छोड़ा। असल में ऐसा मैं चाह रहा था कि नए नए साथियों को ट्रेनिंग दी जाए, उनको इस खिदमत नए सदर बनाए जाए, नए सदर बनाए जाए। अच्छा, और उनसे अभी हमारे साथ सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूनान चौधरी इजाज़ अहमद साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपका नुक्ता नजर जानना चाहूंगा मैं। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं चाहता हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया था। नो प्रॉब्लम। तो मैंने पहले आपसे मदद कर ली थी। तो बात 14 अगस्त के हवाले से हो रही है। जी जी, 14 अगस्त का दिन जो है ये हमारा यौम आज़ादी का दिन है। ठीक। और बड़ी मुश्किलों से ये पाकिस्तान हमने हासिल की है, और उस दिन हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के हवाले से, यौम पाकिस्तान के हवाले से बात करनी चाहिए थी। उस दिन मेरे भाई जुवैद रंग साहब ने, जो वहाँ पे हम तो खैर नहीं जा सके, उन्होंने इन्वाइट किया था बड़ी मोहब्बत से, मुकम्मल यूथ बिल्कुल आपने इन्वाइट किया था। और कि आपको पता है जो मेरी प्रॉब्लम थी घरेलू, ठीक। तो इन्होंने वहाँ पे, जो मुझे यूथ विंग वाले ने बताया कि अराई साहब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पे तनकीद कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान पे, कि वो बड़ी याशियाँ कर रहे हैं। ठीक। सबसे पहली बात यह है कि
میاں شہباز شریف 5 سال دور اقتدار میں وزیر اعلیٰ رہے, انہوں نے اس دوران اپنی تنخواہ تک نہیں لی. ٹھیک. وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف میں تنخواہ تک آپ نے نہیں لی, تو وہ کس سے یاشی, وہ ایک ہوتی ہے نا یاشی کے حکومت کا پیسہ وہ کھا رہے ہیں, کرپشن کر رہے ہیں, لوٹ مار کر رہے ہیں. تو انہوں نے, ان کے دور میں ترقی ہوئی ہے پاکستان میں, اور ایک پیسے کی بھی کوئی بھی اپوزیشن ہے وہاں پہ میڈیا پاورفل ہے, ایک پیسے کی بھی جو ہے نا کرپشن آدمی وہاں پہ ثابت نہیں کر سکے, اور اگر انہوں نے کرپشن کی ہوتی تو لوگ ووٹیں نہ دیتے. جس طریقے سے اکثریت سے ہم نے وہاں پہ الیکشن جیتا ہے پاکستان میں, ہماری قومی بھی حکومت ہے, اس کا ثبوت یہ ضمنی انتخابات بھی ضمنی انتخابات ہیں, اور اس میں جوید صاحب نے کہا کہ وہ یاشیاں کر رہے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں اسے یہ بتائیں کہ کون سی یاشیاں وہ کر رہے ہیں, کیا کر رہی ہیں وہ. یوتھ ونگ سے عبدالرزاق ڈار ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, لے لیں انہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عبدالرزاق ڈار, میں جاننا چاہوں گا آپ آزادی میلہ کا حصہ تھے. آپ سے ہی میں بات کر رہا ہوں, آزادی میلہ کا حصہ تھے, بعد میں آپ کو بھی دکھ ہوا یا آپ نے بھی احتجاجن کافی دفعہ پیغام ہمیں ریکارڈ کروایا. میں چاہوں گا آپ کی زبانی سننا چاہیں گے, جاننا چاہیں گے آپ کا نقطہ نظر یہ جاوید اسلم آرائی صاحب کی اس سپیچ پر آپ کا کیا احتجاج تھا. اصل میں ابراہیم خیال بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک آزادی میلے کو منعقد کر رہے ہیں نا, تو وہاں پہ میرے بھائی کسی پر تنقید نہیں کرتے. کیوں, آپ کو پتا ہونا چاہیے, جیسا رائی صاحب نے خود ہمیں وہاں پہ انوائٹ کیا اور ہم پاکستان کمیونٹی کا حصہ بن کے وہاں پہ کام کر رہے تھے. ٹھیک. جیسے ہی ہم وہاں پہ اپنی ڈیوٹی دے رہے اور جوید اسلم رائی صاحب وہاں اوپر گئے ہیں, اور جاتے ہی انہوں نے پہلے 2-3 الفاظ بول کے اس کے بعد انہوں نے ایسے جیسے بندہ اوپر کھڑا ہو کے نیچے دوسروں کو جتیاں مارتا ہے نا, جوتے مارتا ہے, یہ انہوں نے ہمارے ساتھ صاف کیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا. تو میں اس بات کا میں نے ان سے گزارش بھی کی تھی, آپ نے یہ بات غلط کی, کہتے ہیں جی میں نے جو بات کی ہے وہ کم ہے, میں اور بھی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک. اگر ان کو میرے خیال سے, جہاں تک میرا خیال ہے, اگر ان کو زیادہ پاکستان عوام کی فکر ہے تو آپ پلیز چلے جائیں, پاکستان چلے جائیں نا, وہاں پہ جا کے لوگوں کی خدمت کریں اور وہاں پہ جا کے ان کے مسائل کو حل کریں. ٹھیک. ہمارے دیکھیں اتنی دیر ہو گئی, اتنا. آپ کا سوال کیا ہے رزاق, میں جاننا چاہوں گا. جی آپ کا سوال کیا ہے, کیونکہ ڈیبیٹ کے لیے ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اس دن سے جوید سلائی صاحب سے گزارش کی تھی, آپ کے پاس میاں نواز شریف صاحب کی عیاشیوں کی کوئی رسید, کوئی تیمور کو اپوزیشن کے پاس موجود ہے تو وہ ہمیں دیں. ٹھیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, بے حد شکریہ. وہی سوال جو ایک ہی سوال ہے. رانا عثمان صاحب جو ہیں, عبدالرزاق عرف رانا عثمان صاحب, میں سمجھتا ہوں ان میرے بھائیوں کا جو مسئلہ ہے, جب رانا عثمان پہ وہ پولیس نے گھیرا تنگ کیا, اس کو ایک شکنجے میں کسا. آپ کی ڈیوٹی ہے نا یہ, آپ کسی پہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تمہاری فلاں جگہ مدد کی تھی. نہیں کہہ سکتا, نہیں کہہ سکتا. میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی, اور اگر رانا عثمان صاحب مجھ سے یہ دوبارہ طلب کریں تو کوئی ان کا اعتراض نہیں ہے, کوئی ان کا آبجیکشن نہیں کہوں گا. بھائی مجھ سے طلب کریں کہ میں فلاں مصیبت میں ہوں, فلاں پرابلم میں ہوں, تو میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ میرے خدا. نہیں, انہوں نے آپ کو کہتے ہیں کہ پرچی بھی بھیجی تھی اس وقت. انہوں نے پرچی نہیں بھیجی, ان کو پتہ بھی نہیں لگا پرچی ہائی جائے کہنا کیا ہے. نہیں میرے پاس ہے وہ. اچھا. ایک بندے نے آ کے عبدالرزاق عرف رانا عثمان صاحب کو کہا کہ وہ اچھا, یہ لگاتار عرف رانا عثمان کیوں آپ کہہ رہے ہیں, اس کے پیچھے کوئی وجہ کہ اصل کاغذات میں ان کا نام یہ ہے رانا عثمان, اس لیے میں نے کہا شاید ان کو وہ برا لگے یا یہ اچھا لگے. اچھا بات یہ بڑا تابعدار بچہ ہے, لیکن حقیقتاً میں سمجھتا ہوں تمام غلطی سرزد جو ہوئی اس بچے سے ہوئی. اچھا. اس نے سمجھا کہ مجھے انفارمیشن سیکٹری بنایا گیا ہے تو میں نے اپنا ورک شو کرنا ہے. اچھا. میں سمجھتا ہوں میری وہ سپیچ 10 دفعہ وینس ٹی وی نے ڈیلیور کی, 200 مرتبہ اور ڈیلیور کی جائے, 3 دفعہ کی, میں کہتا ہوں 200 مرتبہ ڈیلیور کی جائے. اب مجھے یہ سارا جو فنکشن ہے کا عمل آپ کو برا تو نہیں لگا؟ نہیں بڑا اچھا ہے, میں تو چاہتا ہوں 200 مرتبہ کی جائے, لیکن میں چاہتا ہوں یہ مجھے جو تانے بانے سارے لگ رہے ہیں سفارتخانہ پاکستان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. کسی بندے کو کوئی پرابلم نہیں, کسی بندے کو کوئی ٹینشن نہیں, لیکن یہ ساری کی ساری جو کی گئی ہے, جیسے کہ انہوں نے اپنے احکامات میں فرمایا ہے کہ ہر بندہ جو ہے اس کو پابندی ہے. نہیں, یہ وہ ان کا جواب تھا, وہ جواب ہے کہ کسی صورت میں بھی کوئی بندہ جو ہے تو بھائی 279 پہلے بھی کر لیے. اور وکی لیکس نے اس بات کی رپورٹ دی کہ یونان میں بسنے والے پاکستانیوں کے خلاف سفیر محترم ایمبیسی آف امریکہ میں جا کے گڑ گڑائے کہ یہ جو لوگ ہیں اس طرح کے ہیں, اس طرح حکومت یونان ہماری بات نہیں سنتی, تو آپ ان کو کچھ بڑی کریں.
तो बाखुदा बात यह है कि हम कहीं भी चले जाएं, अच्छा। जो बंदा जिस तरह का होता है, खुदा ने जिस तरह का उसको बनाया है उस तरह ही उसने रहना है। अच्छा। तो बात इसमें बड़ा आसान हल है कि बंदों के मुतालबात पूरे किए जाएं, आने वाले बंदे को जलीलो रुसवा ना किया जाए, ताकि उससे 10, 20, 50 यूरो लेने के बाद उसका काम किया जाए। क्या इसलिए मैं चुप हो जाऊं कि मेरी दोस्ती उनसे, बड़े लोग हैं इसलिए कि वो चाहते हैं कि सफारतखाने पाकिस्तान से 279 की बात कर रहे हैं, दोस्ती पूरी कर रहे हैं। जावेद असलम अराई ने इस बात की तलब नहीं की, ठीक, कभी इस बात की तलब नहीं की कि सफारतखाना पाकिस्तान से जावेद असलम अराई की, भाई मैं ये काम नहीं कर सकता कि बाहर से पासपोर्ट लूं, के पैसे लूं, बंदों से पैसे लूं और उन तक वो पैसे पहुंचाऊं ताकि मेरी दोस्ती कायम हो सके। मैंने तो बंदों का दुख और दर्द और कर्ब जो बांटना है। तो अब्दुर्रज़ाक या चौधरी इजाज साहब, जितने भी मेरे भाई, इन्होंने ये हकीकत है कि बाखुदा नून लीग की तरफ बात को खींच लिया। अच्छा। मैंने अपने वजीर आजम से ही बात की, अपने चौधरी इजाज साहब के वजीर आजम से नहीं, मैंने अपने वजीर आजम से बात की। ईरान के वजीर आजम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की नहीं, आपका वजीर आजम इस वक्त है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। अच्छा, पाकिस्तानी बात कर रहे हैं। मैं उनसे ये तवक्को करता हूं कि वो बहुत अच्छे लाएमल लेके आए हैं, बहुत अच्छा मामला करेंगे, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बहुत अच्छा कुछ किया है, लेकिन क्या मेरा ये हक नहीं, क्या मैं एक पाकिस्तानी के तौर पे ये मुतालबा नहीं कर सकता कि उधर 100-150 मरने वाले लोग जो हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए? नहीं रही साहब, मसला ये जो बात जो है ना, जैसे तलखी बड़ी है कि आपने कहा कि वो याशियां कर रहे हैं, ये पॉइंट था। इस जमाना भी कौन सी याशियां कर रहे हैं, ये मसला वाला, या आप लोगों को सही समझा नहीं सके हैं, हो सकता जज्बात में जाओ, आप समझा सका। यूथ विंग को मैंने आपसे मेरी बात नहीं हुई ना, आप आए, आके बैठ के बात करें, बात को समझे, देखें, और फिर आप अखबारात में। अब 10 दिन से चौधरी इजाज साहब या मुख्तलिफ अफराद का, और साथ ये भी शामिल कर दिया कि चीफ जस्टिस की भी वो तौहीन कर दिए। नहीं, चीफ जस्टिस का हमने नहीं लिखा सर, हमने नहीं लिखा। वो मैं मेरे वाले से बयान नहीं हुआ है, आपके बयान में ये लिखा गया है, लेकिन मैं कहता हूं जो अब्दुर्रज़ाक को मैंने कहा, बारे में हमने नहीं लिखा, सिर्फ मियां साहब के बारे में, आप वहां पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और सदर के बारे में जो आपने कहा याशियां करें, उस बारे में हमने बात की है। अच्छा, तो अभी 2 बातें बताऊंगा। इस्लाम का जो खास तौर पे एक स्ट्रक्चर है ना, जो ढांचा है, उमर बिन अब्दुल अजीज के जमाने की बात है कि आप 3 बरे-आज़म पे हुक्मरान थे, और आप ईद आ गई और आपके बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, ठीक, तो बीवी ने कहा कि वो कपड़े दें, तो आपने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैं क्यों ना चाहूं कि मेरे मुल्क में अगर टोनी ब्लेयर और उस जैसे, उसमें बाद में कैमरून वगैरह साइकिल पे जा सकते हैं, मैं क्यों ना ये बात की ख्वाहिश करूं कि मेरा मुल्क दुनिया में सबसे बेहतरीन मुल्क हो, और उसके जो हुक्मरान है वो ईद का सराहना सोच। अच्छा नहीं जवेद साहब, मैं इंटरनेशनली सतह पे नहीं आज बात करना चाहता, मेरी कोशिश ये है कि आज हम क्रिटिसाइज इतना नहीं करें, मैं क्यों ना इन बातों की ख्वाहिश करूं कि मेरा वजीर आज़म दुनिया का सबसे बेहतरीन बेहतरीन है, तो इसीलिए ना ख्वाहिश करूं कि मेरे मुल्क में एक बंदा जो है उसको गोली लगे तो वो फौरन साहब अगर अच्छे ना होते तो लोग वोट ना देते। देखे ना, अगर अच्छे हैं तो फिर लोगों ने वोट दिया ना। आप भी आपके वज़ीर आज़म हैं, आपने तो मना है ना, ये ठीक है, तो मैं उनसे क्या करें, और अच्छा वो कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ, रास्त उनसे गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी, अगर आप समझते हैं कि आप जो है इस मुल्क के मसाइल हल करने के लिए आए हैं, तो खुदा के वास्ते अपने इन साथियों को रोकें जो मुझ जैसे अफराद को आपसे दरखास्त करने से, आपसे मिन्नत और गुजारिश करने से रोकते हैं। हमने नहीं आपको मना किया। आप देखो, मैं किसी साहब आप देखें, मैं आपको इस चीज की बात का फर्क नहीं है। राय साहब, आप मुझे इस तरह प्लीज मेरी बात सुन, प्लीज इस तरह आप मेरी बात सुन। जवेद साहब मैं चाहूंगा साहब की बात सुनी जाए। जी जी, आप पाकिस्तान के खिलाफ और मुल्क के खिलाफ बात ना करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पाकिस्तान जा सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरी दुनिया देख रही है हमारा प्रोग्राम। मुल्क के खिलाफ बात ना करें। अच्छा नहीं, इसका मतलब है इनकी जाती सोच ये है कि इनको पाकिस्तान जाने दिया जाए। चोई साहब, लेकिन कम से कम मुल्क के खिलाफ बात तो ना करें। नहीं, आप इस किस्म की ऑफर ना करें। राय साहब देखें जी, पाकिस्तान सफारतखाने की बात कर रहे हैं, सफारतखाने की हम इज्जत नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं जावेद साहब से ये जानना चाहूंगा, आपकी ख्वाहिश में ये कहीं शामिल है कि आप पाकिस्तान जाने के लिए ये सारे पर तोल रहे हैं? इब्राहिम, मैंने नहीं बनता है जी, पाकिस्तान में आपको ऑफर की जा रही है। हम कहते हैं जी, देखें पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें। दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती कि मैं उसमें जाऊं।
ठीक, अगर कोई नहीं आप गए क्यों नहीं राय साहब इधर से प्लीज, मैं राय साहब डिमांड ना करूं, नहीं आप गए ना करूं, नहीं राय साहब आप गए नहीं इधर से इब्राहिम, अगर मैं अपने मुल्क के खिलाफ बात करूं तो ये तड़पते हुए लोगों के लिए ये तड़प जो रोक रहे हैं राय साहब, ये सब इनके साथ हैं, आप तो नहीं लीडर इनके ना, और भी लीडर बैठे, राय साहब और लीडर बैठे हुए बैठे हुए हैं, लेकिन आपने सेकंड मैच इस वक्त चोई साहब एक बात इन्होंने वाजे कर दी है कि जो IMA प्रेसिडेंट वो क्या कहते हैं क्रिएटर, ठीक है कि इन्होंने सदर बनाने की ड्यूटी ले ली है। नहीं बात ऐसी है, आप वजाहत करें अपने ओहदे की, अपनी पावर की, अपनी लीडरशिप की वजाहत करें ताकि इस किस्म के अभाम ना क्लियर हो। जिस वक्त सो कॉल्ड का खिताब आपको दिया जाता है, हालांकि पूरी यूनानी बरादरी, यूनान में बसने वाली पाकिस्तानी बरादरी, यूनानी बरादरी इवन बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि इसको, इस पूरे सिस्टम को लीड आप कर रहे हैं। पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद का जो ड्राइवर है वो जावेद अस्लम, लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, क्यों आप अब्राहिम भाईजान लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, इसलिए जलसे अच्छा बात सवाल करें, लोग हमारे खिलाफ हो रहे हैं, थोड़ा सा ले ले राय साहब प्लीज देख, मैं मदद के साथ देखने रोजाना आप जुलूस निकालते हैं, देखें ये लोग जो है ग्रीकी जो हमारे खिलाफ हो रहे हैं, और कोई कमेटी इंडिया ने आज तक जुलूस नहीं निकाला, फिलिपाइनियों ने नहीं निकाला, और मिस्रियों ने नहीं निकाला, और कितनी जमातें यहाँ पे बंगालियों ने नहीं निकाला जुलूस, हमारा ही हम ही लोगों को प्रॉब्लम होती है, और हमारे लिए कोई नया कानून बना हुआ, कानून तो सबके लिए है ना राय साहब, कानून नहीं, कानून तो एक है ना सबके लिए, आप अगर नहीं मैं आराम से बात करूँ, बिल्कुल कानून एक बात ही करें, राय साहब आप तो वैसे भी कहते हैं मैं एडवोकेट आप रहे हैं, तो कानून तो एक होता है ना सबके लिए, मैं सबके लिए कानून है के लिए आप इजाजत कानून है क्या, ये नहीं है, एक देखें एक कानून की बात बताऊं, तो पाकिस्तान के लिए डिफरेंट कानून है, जी जी एक बात बताऊं, जी फरमाएं। सियासी पार्टियां तमाम आपस में इख्तलाफात रखती हैं, एक सियासी पार्टी कहती है कि हमने किसी से मुज़ाकरात नहीं करने, मैं इस बात पे बड़ा खुश हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि उन्होंने ऐसी फिजा कायम की कि हम जनाब मुज़ाकरात करेंगे, अगर बाद में किसी ने किए या ना किए ये अलग बात है। तो मैं समझता हूँ आप जब यहाँ यूनान में 10-12 बंदे जो पिछले 10-12 साल से कोशिश कर रहे हैं जावेद अस्लम राय हार जाए, नहीं आपने नहीं किया राय साहब, अगर आज आपकी अगर मैं की तो ये दावे से करते हैं कि आपको ये बीट कर दें, जीत जाऊंगा, मैं सामने अवाम के सामने कह रहा हूं मैं आपसे इलेक्शन जीतूंगा, अगर मैं इलेक्शन ना जीता तो मैं ग्रीस छोड़ दूंगा, ये मैं लिख के देने को तैयार हूं, यहाँ पे साइन करने को तैयार हूं, इलेक्शन जो है ना आप तोड़े, कल कमेटी तोड़ने जो कुछ भी है, ठीक है जी मैं करता हूँ, ये 2000-2500 का जो है ना कमेटी को जोड़ना है तोड़ना नहीं, मैं ये कहता हूँ ना कि आप सामने आए, मैं देखता हूँ इलेक्शन जो है आपके साथ खिलाफ कोई लड़ा नहीं, अभी जो मामला साहब मेरा ख्याल है हम बिल्कुल अपनी डिस्कशन से ऐसे हटने जा रहे हैं, जो इलेक्शन साथी मेरे भाई लड़ते रहे हैं वो खेल कूद करते रहे हैं जी, मैं 100% कोई ये कमेटी खराब हुई है, काम कोई भी नहीं हुआ है, हमने राय साहब हमने जितने भी प्रोग्राम कराए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से, हमने तमाम लोगों को, पीपल्स पार्टी, PTI जो सियासी काफ लीग, अपना दूसरी मजहबी भी सारी जमातें, उन सबको हम साथ लेकर चले हैं, और हमने एक प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम किए, और आज दिन तक हमने किसी के खिलाफ कोई बात ना कही है, ना लिखी है, ना किसी ने की भी है, तो हमने मजम्मत की। अगर आप माइंड ना करें थोड़ी सी, आप सबको सख्त बात है, थोड़ा सा करें, आपका ये सब कुछ करना पाकिस्तान कम्युनिटी के खिलाफ सबसे बड़ा महाज है, किस तरह, जिसके मैं कभी भी एक लफ्ज भी नहीं बोला, भाई साथ सबको ना लेकर चले हम, भाई आपका काम नहीं है, क्यों नहीं, अब मैं कहूँ कि पासपोर्ट मैं बनाना शुरू कर दूं तो किसने पासपोर्ट नहीं, पासपोर्ट अच्छा जी टाइम खत्म हो गया तकरीबन प्रोग्राम का, एक मिनट भाई साहब, अच्छा जी नहीं प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कहूंगा, यह जो नतीजा मैंने निकाला है इस वक्त जावेद अस्लम आराई साहब की आखिरी बातों का एक हिस्सा था कि आप जो कुछ कर रहे हैं एक महाज आराई कर रहे हैं पाकिस्तान कम्युनिटी के साथ नहीं है, और दूसरी जो बात मैं कहना चाहता हूँ जावेद अस्लम आराई साहब का जो सदर है वो हमारा मुस्लिम लीग नून का नायब सदर है, हम महाज कर रहे हैं, अच्छा हमारे साथ चलेंगे मलकम जी साहब हो, अच्छा चले ठीक है, ये बातें मजीद आने वाले प्रोग्राम में होंगी, लेकिन सफारतखाना पाकिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद के लीडर जनाब जावेद अस्लम आराई साहब, एक मिनट हम ये बाद में बात करते हैं, एक महाज आराई कर रहे हैं वो सफारतखाना पाकिस्तान के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ, और इसकी इजाजत सफारतखाना पाकिस्तान किसी सूरत में नहीं देती। हालांकि जावेद अस्लम आराई साहब कह रहे हैं कि ये जितना भी ग्रोह इकट्ठा हो गया या इनके खिलाफ जितने बयान आए हैं वो लोग पाकिस्तान कम्युनिटी के अगेंस्ट एक महाज आराई करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कसम उठाकर कहता हूँ सफारतखाने ने कोई काम नहीं किया गलत जी, सही में कहता हूँ, सफारतखाने को पता भी नहीं था, खुद जो है ना उनको अखबारों के जरिए पता चला कि ये बात हुई है,
बिल्कुल सूरत खाने ने कोई बात नहीं की है, उन्होंने नए आदमी आए और बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। अख्तर महंगा ताशी हैं, वेलफेयर के ताशी, वो बिल्कुल जेलों में जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। अभी और उन्होंने जो ना 2 नंबर आदमियों का जेलों में दाखिला बंद कर दिया और वो सही करेंगे काम। और इंशाअल्लाह हम जितनी भी पाकिस्तान कमेटी में जितने लोग हैं, ये नहीं कि मैं जेलों में हरास्ती मराकज हैं जो उनकी बात कर रहे हैं, बिल्कुल आने वाला प्रोग्राम हमारा और बिल्कुल वो जा रहे हैं। आने वाला हमारा जो प्रोग्राम है नाज़रीन वो हरास्ती मराकज के हवाले से होगा। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है जनाब, मेरा ख्याल है थोड़ी सी खामोशी ताकि प्रोग्राम वाइंड अप कर लोगों को गलत मैसेज नहीं जाएगा। कोशिश होगी हमारी आने वाले वक्त में भी। गलत जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन है जो पाकिस्तान के खिलाफ, मैं तो इन सब को रोकने वाला हूं कि पाकिस्तान मेरा मुल्क है, उसमें करप्शन और ये बेअतदालियां खत्म करके आज के प्रोग्राम में मुझे जब सबसे बड़ा नारा जो लेके आए थे, इजाज़त अहमद साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। हेलो ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ।